हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सी ए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9, जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने फीफो मेथड पर कुछ क्वेश्चंस लिए थे और उसी सीरीज में आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं फीफो मेथड पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द लास्ट पीरियड। मटेरियल इनपुट दे रखा है 200 kg एट $4 पर kg। लेबर इनपुट दे रखा है 100 hours एट द रेट $15 पर आवर। डिपार्टमेंटल ओवरहेड $1000। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 150 kg। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट। लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोसेस इज 50% कंप्लीट। बच्चों, कल वाले लेक्चर में हमने इस पर एक क्वेश्चन भी देखा था कि जब नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो और डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो लॉसेस का, तब हम किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं। तो उसी रिलेशन में एक और क्वेश्चन है ये वाला, देर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP। तो यहाँ पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग WIP नहीं गिवन है और आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कंप्लीटेड यूनिट्स। तो एक यूनिट को कंप्लीट करने की कॉस्ट क्या होगी वो हमें बतानी है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें लॉसेस में क्या हो रहा है। नॉर्मल लॉस तो है ही 10% ऑफ इनपुट, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हो रहा है या एबनॉर्मल गेन हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यस हमारा फ्लो चार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनपुट लिखा। इनपुट है 200 kg। कितना है? 200 kg। यहाँ इसके इनपुट के दो पार्ट हो जाते हैं अगर हमें नॉर्मल लॉस गिवन होता है। तो नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट, यानी 200 का 10% यानी 20 kg इज द नॉर्मल लॉस। देन अगर इनपुट में से नॉर्मल लॉस निकल गया तो क्या रहता है हमारे पास? एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो एक्सपेक्टेड यानी हमारा आउटपुट अब कितना होना चाहिए आफ्टर नॉर्मल लॉस? ये होना चाहिए 180 kg। फिर अगेन इसके दो पार्ट होते हैं, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ और एक्चुअल आउटपुट के बाद हम देखते हैं एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, होना चाहिए था 180 kg और हुआ कितना है? 150 kg। इट मीन्स क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस कितने का है? 180 माइनस 150 दैट इज 30 kg का एबनॉर्मल लॉस है। अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी? इनपुट, क्योंकि ओपनिंग WIP नहीं है तो इनपुट की साइड में सिर्फ न्यू यूनिट्स ही आएंगी, इजिकल टू फिनिश गुड प्लस नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। तो इनपुट है 200 kg, फिनिश गुड है 150, नॉर्मल लॉस की है 20 यूनिट्स। तो रिमेनिंग हमारा जो यूनिट्स हो जाएगा 30 kg का, वो क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस होगा। तो सबसे पहले तो हमने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कितनी है वो हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ अब हमें क्या करना है, बिकॉज देखिए यहाँ पर लॉसेज आर आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, यानी कि लॉसेस का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, क्योंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है तो हमें उसको इक्वल टू फिनिश गुड्स लाना पड़ेगा। ओके तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट, देन यूनिट्स, इसके बाद डिग्री ऑफ कंप्लीशन किसके सेंस में देखेंगे? मटेरियल के सेंस में, एंड लेबर और ओवरहेड। तो लेबर और ओवरहेड के लिए हमें सेम ही दे रखा है 50% कंप्लीशन। तो यहाँ पर लेबर एंड ओवरहेड के लिए एक ही कॉलम बना लेते हैं हम, अलग अलग डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है। दिस इज परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स, राइट। सबसे पहले देखते हैं फिनिश गुड। तो फिनिश गुड हुआ है हमारा 150 यूनिट्स का।
देन नॉर्मल लॉस हम लोग नहीं लेते हैं यहाँ पर, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि नॉर्मल लॉस में जो भी लॉस हो रहा होता है उसको हम गुड यूनिट्स पर चार्ज करते हैं, सो नॉर्मल लॉस नहीं लेंगे। एंड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है 30 यूनिट्स। फिनिश गुड 100% कंप्लीट है, यानी कि उस पर मटेरियल भी 100% लग गया है, लेबर और ओवरहेड भी 100% लग गया, तभी वो 100% कंप्लीट हुई है। नाउ एबनॉर्मल लॉस में देखिए, अब एबनॉर्मल लॉस में प्रोसेस में काम कितना हुआ है? 50% काम हुआ है, यानी कि लेबर एंड ओवरहेड 50% ही लगा है लॉसेस पर। तो मटेरियल कितना लगा होगा? मटेरियल तो स्टार्टिंग में लग गया होगा, यानी 100%। अगर आपको मटेरियल के लिए कुछ नहीं कहा जाता है, हम हमेशा मटेरियल को 100% एज्यूम करते हैं। तो मटेरियल हो गया 100%, लेबर और ओवरहेड पे काम हुआ है 50% का। तो हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी हो जाएगी? 1500 एंड 30, और यहाँ पर हो जाएगी 150, क्योंकि 1500 नहीं है, यूनिट्स ओनली 150 है। 150 और 30 का 50% यानी 15। सो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट यूनिट्स? 180 एंड 165, 180 एंड 165। नाउ अब हम इसको कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट लाने के लिए टोटल कॉस्ट लेंगे, एंड टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, तो हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएगी। ओके, सो लेट्स सी द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है? मटेरियल की कॉस्ट है 200 इंटू 4, यानी कि 800। कितने हैं? $800। एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड? तो लेबर की है कितनी है? 100 इंटू 15, लेबर के लिए है 100 इंटू 15 प्लस ओवरहेड, ओवरहेड के लिए कितनी कॉस्ट है? $1000। तो ये टोटल कितना हो गया है? 100 इंटू 15 यानी 1500 प्लस 1000, ये टोटल हो गया है 2500। सो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल सकते हैं अब हम लोग। टोटल कॉस्ट आ गई है, इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गई है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, हमारी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगी। आइए देखते हैं, 800 डिवाइड बाय 180, ये हो जाएगा 4.44। हम 3 डिजिट तक ले लेते हैं, और लेबर एंड ओवरहेड के सेंस में कितना हो जाएगा? 2500 टोटल कॉस्ट है, इक्विवेलेंट यूनिट से 165, ये हो जाएगा 15.1515। सो मटेरियल की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गई है 4.444, एंड इसकी आई है 15.1515। ओके, अब आपको निकालना क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ अ कंप्लीटेड यूनिट। 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ अ कंप्लीटेड यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी, तो कितनी हो जाएगी? 4.444, ये मटेरियल की प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, इन तीनों की कॉस्ट आपको ऐड करनी है, तो आपकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 19.59। सो आंसर विल बी सी। लेट्स सी द आंसर। यस, आंसर इज सी। तो ये रहा आपका मटेरियल कन्वर्जन, इन दोनों के सेंस में ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गई है, ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल की, ये कन्वर्जन की, और दोनों को मिलाकर 19.59 टोटल कॉस्ट ऑफ ए कंप्लीटेड यूनिट्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ देयर वर 2000 यूनिट्स ऑफ WIP इन अ फैक्ट्री। तो वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी यूनिट्स थी? 2000 यूनिट्स एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। इट मीन्स दिस इज ओपनिंग WIP। ओके, ड्यूरिंग द मंथ 12,000 यूनिट्स वर स्टार्टेड। तो ये क्या हो गई? आपकी न्यू यूनिट्स हो गई। एट द एंड ऑफ मंथ 3,000 यूनिट्स वर इन क्लोजिंग WIP। ये हो गई आपकी क्लोजिंग WIP।
Degree of completion of opening WIP was 70% and closing WIP का 20%. Okay, this is the degree of completion. How many equivalent units of production were achieved during the month if FIFO were used? अगर हम FIFO मेथड यूज करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालनी है. तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं हम लोग. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट. कॉलम क्या बनेगा? आउटपुट, यूनिट्स. और देखिए अब यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड किसी का भी अलग अलग नहीं दे रखा, सबका एक ही से दे रखा है. तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये 4 कॉलम बन जाएंगे आपके. नाउ वी आर यूजिंग FIFO मेथड हियर. सो FIFO मेथड में आपका क्या है? सबसे पहले तो हम इक्वेशन बना लेते हैं. तो हमने कितना लिया? 2000 यूनिट्स ओपनिंग WIP थी. इसमें हमने न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी. न्यू यूनिट्स कितना इंट्रोड्यूस करी है? 12,000. ओके, आउट ऑफ दिस क्या हुआ है आपका? क्लोजिंग WIP वो रहा है 3000. तो अब फिनिश गुड कितनी बनी होगी वो बता सकते हैं, बिकॉज फिनिश गुड इज नॉट गिवन हियर. तो फिनिश गुड कितनी है? 2000 प्लस 12,000 माइनस 3000. फिनिश गुड की यूनिट्स हैं 11,000. ओके, सो फिनिश गुड यूनिट्स कितनी है? 11,000 यूनिट्स. नाउ वी आर यूजिंग FIFO मेथड. हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? FIFO मेथड यूज कर रहे हैं. नाउ FIFO मेथड में क्या होगा? जो ये 11,000 यूनिट्स लेनी है वो कौन सी वाली यूनिट्स लेंगे? सबसे पहले तो हम लेंगे ओपनिंग WIP. क्या है FIFO मेथड? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो पहले आया वह है ओपनिंग यूनिट्स. तो इस 11,000 में सबसे पहले तो आपकी 2,000 यूनिट्स ली जाएगी. फिर जो रिमेनिंग 9,000 यूनिट्स रह गई है वो हम कहाँ से लेंगे? इस न्यू वाली से लेंगे. ओके, चलिए वही कर रहे हैं. आउटपुट में फिनिश गुड्स है वो है 11,000. ये 11,000 सबसे पहले हमने लिए 2,000 ओपनिंग WIP से और रिमेनिंग 9,000 हमने कहाँ से लिए? ये न्यू वाली लिए. एंड दिस इज ओपनिंग WIP से. ओके, देन क्लोजिंग WIP कितनी रही है? देखिए क्लोजिंग WIP है 3,000 यूनिट्स. नाउ हमें निकालनी है इक्विवेलेंट यूनिट्स. अब इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखिए. तो जो ओपनिंग WIP है वो कितना कंप्लीट हुआ है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP वाज 70%. यानी कि ओपनिंग WIP लास्ट ईयर 70% उस पर काम हो चुका है. लास्ट ईयर 70% काम हुआ तो इस साल 100% बनाने के लिए हमें उस पर कितना काम करना होगा? कितना काम करना होगा? 30%. तो अब इस पर हमारा जो ओपनिंग WIP है इस ईयर, इस पीरियड में उस पर 30% काम हुआ. जो न्यू यूनिट्स है वो तो बिल्कुल ही न्यू है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, उन पर 100% काम होगा. और जो क्लोजिंग WIP वो हमने कहाँ से लिए? न्यू यूनिट से ली हुई है. तो अभी उस पर काम हुआ है 20%. तो कितने काम हुआ? डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है? 20%. तो आइए इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं. कितना होगा? 2000 इंटू 30%, ये होगा 600. यहाँ पर 9000 एंड 3000 इंटू 20%, कितना हो जाएगा? 600. तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 10,200. तो आपको यही कैलकुलेट करना था. हाउ मेनी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन वर अचीव ड्यूरिंग द मंथ इफ FIFO वर यूज्ड. तो ड्यूरिंग द मंथ कितनी इक्विवेलेंट यूनिट्स रहेंगी? 10,200 यूनिट्स. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो बच्चों यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला पॉइंट खत्म होता है. अभी हम लोगों ने FIFO मेथड में पढ़ लिया. FIFO मेथड में हमने FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड्स में इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकाली जाती हैं, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो सब हम लोग देख चुके हैं.
और प्रोसेस अकाउंट भी बनाना हम लोग देख चुके हैं। इसके साथ में लॉसेस, अगर नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है और उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है, तब उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने उस पर भी कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोग एक और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो नया टॉपिक है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ओके, यस, तो चलिए जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। इन्हें हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट? देखिए, आपने क्रूड ऑयल का नाम सुना होगा। क्या होता है क्रूड ऑयल? ये क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है और ब्लैक कलर का एक तरह का लिक्विड जैसा होता है। इसको हम एक प्रोसेस में डालते हैं। ओके, क्या करते हैं, इसे हम एक प्रोसेस में डालते हैं और इस पर हमारा काम स्टार्ट होता है। प्रोसेस में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद में इस क्रूड ऑयल से हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो क्रूड ऑयल से कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे क्रूड ऑयल से ही हमारा पेट्रोल बनता है, इसी से हमारा डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, पैराफिन बनता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे क्रूड ऑयल से बनते हैं। तो क्या होता है, क्रूड ऑयल जो हमारा ज़मीन से निकलता है, ये ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। इसको हम एक प्रोसेस में डालते हैं और उस पर कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब इस पर हम कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ लेबर लगता है हमारा, कुछ ओवरहेड लगता है। ये क्रूड ऑयल तो अपने आप में रॉ मटेरियल हो ही गया है। इस पर हमारा लेबर और ओवरहेड और लगता है और एक पॉइंट के बाद में इस क्रूड ऑयल से कुछ प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट को जब हम एक प्रोसेस में डालते हैं तो उससे हमारा पेट्रोल बनकर आता है। जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको हम एक और प्रोसेस में डालते हैं, उसमें डीजल निकल के आता है, किसी से हमारा केरोसिन निकलता है, पैराफिन निकलता है और भी कई सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट जो निकले हैं वो सब किससे बन रहे हैं? क्रूड ऑयल से बन रहे हैं। और क्रूड ऑयल को आपने एक प्रोसेस में डाला है, एक पॉइंट के बाद में ये सेपरेट हो रहे हैं। इस पॉइंट के बाद में ये सब आपस में सेपरेट हो रहे हैं। इस पॉइंट से पहले ये सब एक साथ कंबाइंड एक ही प्रोसेस में थे। इस पॉइंट के बाद में ये सब सेपरेट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बाद में ये सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जो प्रोसेस में क्रूड ऑयल डाला और जिस पर आपने लेबर और ओवरहेड भी लग रहा है, आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है, यहाँ तक की जो कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट क्या कहलाती है? आपकी जॉइंट कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? जॉइंट कॉस्ट। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं जॉइंट प्रोसेस। अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में क्या हो गया? आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स बन के आ गए। मतलब आपने इसको एक दूसरे प्रोसेस में डाला, कुछ फर्दर कॉस्ट इनकर करी इस पर, और फर्दर कॉस्ट इनकर करके आपका एक पेट्रोल एक प्रोडक्ट निकल के आ गया। सिमिलरली इसको आपने एक डिफरेंट प्रोसेस में डाला, कुछ और फर्दर कॉस्ट इनकर करी और फिर आपका डीजल बन के आ गया। सिमिलरली केरोसिन एंड पैराफिन के साथ में भी यही है। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट्स निकले हैं, ये प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? ये एक ही प्रोसेस से निकले हुए, जॉइंट प्रोसेस से निकले हुए हैं और एक ही प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग से निकले हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इन्हें? हम जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर हम इनका देखने जाएं तो सब मेन प्रोडक्ट हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन सब मेन प्रोडक्ट हैं। मार्केट में इन सब की ऑलमोस्ट इक्वल इम्पोर्टेंस है। ओके, तो इसलिए ये सारे प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरा काम है सपोज फर्नीचर बनाने का। किसका काम है? फर्नीचर बनाने का। ओके, फर्नीचर बनाने में हमने लिया वुड।
फर्नीचर किससे बना रहे हैं हम, वुड फर्नीचर बना रहे हैं, वुड लिया, अब वुड लेकर वुड से हम फर्नीचर बना रहे हैं, तो वुड से जब हम उसकी कटिंग वगैरह करते हैं तो हमारे इसमें से कुछ प्रोडक्ट और निकलते हैं। क्या निकलता है, एक निकलता है सो डस्ट। आपने देखा होगा फर्नीचर के लिए जब हम उसको सौ से जब उसको रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो उसमें से बहुत ही बारीक सा महीन सा डस्ट निकल के आता है, उसे हम बोलते हैं सो डस्ट। कुछ बार्क भी निकलती है जो कि यूज़फुल नहीं होती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, वो भी हमारा क्या कहलाता है, स्क्रैप कहलाता है। तो देखिए वुड से हम लोग फर्नीचर बनाने जा रहे हैं। ओके, फर्नीचर बनाना हमारा मेन प्रोडक्ट है। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है इसमें, फर्नीचर। वुड से फर्नीचर मेन प्रोडक्ट। एक तो हमारा फर्नीचर बन रहा है, तो फर्नीचर तो क्या हो गया, हमारा मेन प्रोडक्ट है। लेकिन इस मेन प्रोडक्ट को बनाते वक्त हमारा क्या हो रहा है, कुछ सो डस्ट निकल के आ रही है। तो ये सो डस्ट हमारा क्या कहलाएगा, बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। क्योंकि मार्केट में अगर हम सो डस्ट को बेचने जाएंगे, अगर हम फर्नीचर को बेचने जाएंगे तो इसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है, लेकिन सो डस्ट की इसके कंपैरिजन में, फर्नीचर के कंपैरिजन में बहुत ही रिलेटिवली लेस वैल्यू का है। आप ये जो वुड से जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, वो प्रोसेस आप फर्नीचर बनाने के लिए कर रहे हैं, सो डस्ट बनाने के लिए नहीं कर रहे। ओके, तो मेन प्रोडक्ट क्या है, हमारा फर्नीचर है। फर्नीचर बनाते वक्त कुछ हमारा स्क्रैप निकल आता है या सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का कोई प्रोडक्ट निकल के आता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बाय प्रोडक्ट कहलाता है। एक और चीज़ देखिए, ये प्रोसेस है, हम इसमें शुगर केन का जूस बना रहे हैं। ओके, तो मैंने इस प्रोसेस में शुगर केन डाला और इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करी। एक टाइम के बाद में, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में क्या हुआ, यहाँ से मेरा जूस निकला जूस, और जूस के साथ में कुछ हमारा एक और चीज़ निकलती है, उसको हम कहते हैं स्क्रैप निकलता है। तो जो हम मार्केट में सेल करते हैं वो क्या सेल करते हैं, मेनली हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, जूस मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो दूसरा आपका निकल के आ रहा है वो स्क्रैप रिलेटिवली बहुत ही कम इंपॉर्टेंस का है, बहुत ही कम वैल्यू का है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस समझ आया होगा। देखिए सभी चीजें जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट दोनों क्या होता है, पहले एक प्रोसेस में होते हैं, एक प्रोसेस में स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो अगर वो प्रोडक्ट्स अलग अलग हो रहे हैं, वो इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, क्या है वो, इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के, तो वो क्या कहलाएंगे, जॉइंट प्रोडक्ट कहलाएंगे। वहीं अगर उन प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं है, किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा है और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है उनकी उस मेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में रिलेटिवली बहुत ही कम वैल्यू है, कम इंपॉर्टेंस है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं। सो आप लोगों को जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट समझ आया होगा। मेन इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले जॉइंट प्रोसेस में उनकी प्रोसेसिंग होती है, एक पॉइंट के बाद, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वो प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। या तो वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद एज जैसे स्प्लिट हुआ उसके बाद वैसे के वैसे ही मार्केट में आप उसे रीसेल कर देते हैं, या फिर उस पर कुछ और काम करते हैं, कुछ और फर्दर कॉस्ट इनकर करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर उसे मार्केट में आप सेल के लिए निकालते हैं। जो भी है, अगर वो प्रोडक्ट्स जो कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद प्रोडक्ट्स अलग अलग हुए हैं, अगर उन प्रोडक्ट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है तो वो आपके कहलाएंगे जॉइंट प्रोडक्ट। वहीं अगर उनकी मार्केट में इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में दूसरे प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम है, इंपॉर्टेंस कम है, रिलेटिवली लो वैल्यू के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके बाय प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ पर रीड करते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट, joint products are two or more products separated in the course of processing, each having a sufficiently high sellable value to merit recognition as a main product। तो प्रोसेसिंग के बाद में वो सेपरेट होते हैं, टू या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, सबकी सफिशेंटली हाई सेलेबल यानी ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं, और इसलिए हम उनको मेन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे इस केस में पेट्रोल था, डीजल था, केरोसिन था, पैराफिन था, ये सब इक्वल इंपॉर्टेंस के। ओके,
joint products include products produced as a result of oil refining process, for example petrol and paraffin. तो ऑयल रिफाइनिंग में जैसे अगर पेट्रोल पैराफिन निकल रहा है, हमारे वाले एग्जाम्पल में भी हमने यही लिया, पर इसमें क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर आप देखने जाएंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब इसी से बनते हैं। तो ये सब इक्वल इंपॉर्टेंस के हो गए। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स इंक्लूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस, फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड पैराफिन. Petrol and paraffin have similar sales value and are therefore equally important joint product. तो इंपॉर्टेंस कैसी इनकी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब दोनों की ऑलमोस्ट सेल्स वैल्यू सिमिलर है. नाउ आई होप आप लोगों को जॉइंट प्रोडक्ट एकदम क्लियर हो गया होगा. नाउ बाय प्रोडक्ट पर आइए. बाय प्रोडक्ट्स आर आउटपुट ऑफ सम वैल्यू प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली इन मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एल्स. मतलब देखिए हम लोग मेन प्रोडक्ट बनाने जा रहे थे, जैसे फर्नीचर हमारा मेन प्रोडक्ट था, हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं. फर्नीचर यानी मेन प्रोडक्ट बनाते हुए इंसिडेंटली उसमें से सॉडस्ट, बार्क ये निकल कर आ रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा. मतलब गन्ने का अगर जो हमारा शुगर कैन है उसका हम लोग मेन प्रोडक्ट या जूस बनाने जा रहे हैं, जूस बनाते वक्त इंसिडेंटली आपका स्क्रैप निकल के आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बाय प्रोडक्ट कहलाएगा. सो क्या है, इनकी भी मार्केट में कुछ वैल्यू होती है. बाय प्रोडक्ट्स आर आउटपुट ऑफ सम वैल्यू बट प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली इन मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एल्स. हम कुछ और बनाने जा रहे थे और बनाते वक्त इंसिडेंटली हमारा वो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, और वो क्या होता है, मार्केट में लेस इंपॉर्टेंस का होता है, इसलिए हम इसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं. Byproducts such as sawdust and bark are secondary products from the timber industry, where timber is the main or principal product from the process. तो मेन प्रोडक्ट हमारा टिम्बर है. टिम्बर में की जब हम कटिंग वगैरह करते हैं तो sawdust और bark निकल के आ रही है, वो क्या है, हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट है. Sawdust and bark have a relatively low sales value compared to the timber which is produced and are therefore classified as byproduct. तो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इज क्या है कि जो जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं इनकी रिलेटिवली लो सेल वैल्यू होती है. ओके और जो ये जॉइंट प्रोडक्ट है उनकी सिमिलर सेल्स वैल्यू होती है. ओके ये इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंस के होते हैं. सो बच्चों आप लोगों को जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. Okay, now accounting treatment of joint product. तो accounting treatment देखते हैं. Distinction between joint and by product is important because the accounting treatment of joint product and by product differ. तो हम joint product देखो दोनों के दोनों ही एक प्रोसेस से निकल रहे हैं, प्रोसेस में प्रोसेसिंग हो रही है. स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में जॉइंट प्रोडक्ट भी अलग होते हैं और बाय प्रोडक्ट भी अलग होते हैं. ठीक है, स्टिल हमें इनका डिफरेंस डिस्टिंक्शन क्यों इनके बीच में पता होना चाहिए, इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होता है. जॉइंट प्रोडक्ट का अलग होता है और बाय प्रोडक्ट का होता है. तो देखिए क्या चीज़ है, हमने यहाँ रॉ मटेरियल डाला, लेबर एंड ओवरहेड में रॉ मटेरियल, लेबर हेड तीनों मतलब सब तीनों कॉस्ट को ऐड करा. एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में इसमें से क्या हुआ, जॉइंट प्रोडक्ट ए, जॉइंट प्रोडक्ट बी, जॉइंट प्रोडक्ट सी, तीन तरह के जॉइंट प्रोडक्ट निकल के आए. इनमें फर्दर प्रोसेसिंग हुई. इस जॉइंट प्रोडक्ट ए में आपने फर्दर लेबर ओवरहेड लगाया और आपका एक फाइनल गुड कुछ और निकल के आता है. जॉइंट प्रोडक्ट बी में भी आपने लेबर ओवरहेड और लगा के इसकी भी फर्दर प्रोसेसिंग करी. सेम जॉइंट प्रोडक्ट सी में भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि आपने उसकी फर्दर प्रोसेसिंग ना की हो. सो दिस इज द डायग्राम. ये डायग्राम मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया, सेम वही है. नाउ जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट अकर बिफोर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. ये देखिए, ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले तक का जो कॉस्ट इनकर हो रहा है, दिस इज द स्प्लिट ऑफ पॉइंट. इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं. स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वाली जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो क्या कहलाती है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहलाती है. ओके तो वंस अगेन, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जो कॉस्ट इनकर हुई है वो जॉइंट कॉस्ट कहलाती है, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में जो कॉस्ट इनकर होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, वो हमारी फर्दर
प्रोसेसिंग कॉस्ट कहलाती है। अब इस चैप्टर को पढ़ने का मेन हमारा एम क्या है? देखो, जो हमारी ये जॉइंट प्रोडक्ट है ना, अब इन जॉइंट प्रोडक्ट की अगर मुझे टोटल कॉस्ट पता करनी है तो हम टोटल कॉस्ट कैसे पता करेंगे? अब टोटल कॉस्ट पता क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसमें प्रॉफिट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है तो पेट्रोल की मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, मार्केट में किस रेट में बेचना है। कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हम इसकी टोटल कॉस्ट पता करेंगे और टोटल कॉस्ट में हम कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें इसकी सेलिंग प्राइस पता लग जाएगी। नाउ अब टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? एक तो कॉस्ट आएगी इसमें जॉइंट कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट आएगी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, अब देखिए ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो हमें इजीली पता लग जाएगी क्योंकि पेट्रोल बनाते वक्त ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है, तो हम जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी उसको ऐड कर देंगे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो मेन प्रॉब्लम क्या आती है? जॉइंट कॉस्ट की आती है, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट में जो इतने सारे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ये जॉइंट कॉस्ट तो इन सभी के लिए है। ठीक है, तो इस जॉइंट कॉस्ट का कितना पार्ट हम पेट्रोल पर एब्जॉर्ब करें, जॉइंट कॉस्ट का कितना पार्ट हम डीजल पर अपोर्शन करें, कितना केरोसिन पर अपोर्शन करें, कितना पैराफिन पर अपोर्शन करें, ये और भी प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं उसका कितना कितना पार्ट हम किस किस प्रोडक्ट पर अपोर्शन करें। दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर दिस टॉपिक। तो यहाँ पर हमें यही मेन प्रॉब्लम है और इसी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ओके, सो जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट अकर बिफोर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। They are sometimes also called pre-separation cost और common cost। तो इसको हम pre-separation cost या common cost भी कहते हैं। Joint cost need to be apportioned between joint products at the split off point to obtain the cost of each product in order to value closing inventory and cost of sales। तो ये वही चीज़ें जो अभी हमने देखी है, जॉइंट कॉस्ट को हमें कितना पोर्शन पेट्रोल पर, डीजल पर, केरोसिन पर, मतलब वेरियस जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उसका कितना कितना पार्ट इन वेरियस जॉइंट प्रोडक्ट्स पर अपोर्शन करें, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और ये हमें क्यों पता करनी होती है? ताकि हम इसकी टोटल कॉस्ट पता कर सकें इनकी, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके हम इसकी सेल वैल्यू पता कर सकें। ओके, और साथ में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट कर सकें। तो द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू प्रोडक्ट इज यूजुअली वन ऑफ द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग 3 मेथड्स में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करने के लिए। ओके, अब ये 3 मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड NRV। तो आइए हम तीनों प्रोडक्ट्स देखते हैं, तीनों मेथड्स देखते हैं। ओके, फर्स्ट है ये सेल वैल्यू, और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम छोटे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं तीनों मेथड्स को। ये जॉइंट प्रोसेस है, दिस इज जॉइंट प्रोसेस, और ये जॉइंट कॉस्ट इनकर हो रही है, दिस इज द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ओके, जॉइंट कॉस्ट है मेरी 1 लाख। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये पता होना चाहिए कि इस जॉइंट कॉस्ट का कितना पार्ट मुझे ए पर अपोर्शन करना है और कितना पार्ट बी पर अपोर्शन करना है। कैसे पता लगेगा? हम देखते हैं कि इनकी सेल वैल्यू क्या है। सपोज ए की सेल्स वैल्यू है 2 लाख रुपीज और बी की सेल्स वैल्यू कितनी है? 2,50,000। तो अब हम ये सेल वैल्यू आ गई है और यूनिट्स कितनी है? सपोज हमने ये डाली थी 10,000 यूनिट्स डाली थी, इनकी यूनिट्स भी कितनी है? 6,000 एंड 4,000। ओके, दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द सेल वैल्यू। नाउ हम लोग कौन सा ले रहे हैं? फर्स्ट मेथड ले रहे हैं। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है कि इस जॉइंट कॉस्ट को हम किस तरीके से अपोर्शन करें इन प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी पर। तो हम लोग फर्स्ट जो मेथड यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। सेल वैल्यू पर करना, तो देखिए ए की सेल्स वैल्यू है 2 लाख, बी की सेल वैल्यू है 2,50,000।
तो इस फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू। क्या करेंगे, सेल वैल्यू। तो हमारी सेल वैल्यू कितनी है, 20 एंड 25, 2 लाख और 2,50,000 है, यानी 1 लाख को हम किस रेशो में अपॉर्शन करेंगे, 20 एंड 25। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 45, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ए के लिए जॉइंट कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए, ये हो जाएगा 44444, और बी के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा 55,556, 55,556। तो ये जॉइंट कॉस्ट को हमने अपॉर्शन कर दिया सेल वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, नाउ सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड क्या कहता है, आप अपॉर्शन कर दीजिए प्रोडक्शन यूनिट्स के बेसिस पर। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको यूनिट्स के बेसिस पर करना है, तो यूनिट्स कितनी दे रखी है, 6,000 एंड 4,000, यानी 6:4 के रेशियो में अपॉर्शन करेंगे। तो सेकंड मेथड हम लोग ले रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस पर। अब प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी है, 6,000:4,000। तो 1 लाख को अगर हम अपॉर्शन करेंगे यूनिट्स के बेसिस पर, तो कितना हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा $60,000 एंड बी के लिए कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी जॉइंट कॉस्ट की $40,000। ओके, सो दिस इज द जॉइंट कॉस्ट एंड अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये दो मेथड थे, सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। तीसरा मेथड है NRV यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। तो आइए नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड भी देखते हैं हम लोग किस तरीके से करेंगे। नाउ नेक्स्ट मेथड हम लोग देख रहे हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, ये जॉइंट कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट है हमारी $1 लाख, $1 लाख। एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। स्प्लिट ऑफ पॉइंट की जो मार्केट वैल्यू आफ्टर है वो है कितनी है, 2 लाख, एंड इसकी है 2,50,000। ये क्या है, सेल वैल्यू है। ओके, नाउ इस प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में, दिस इज द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्केट में सेल होने लायक हमने इसमें क्या किया, फर्दर प्रोसेसिंग की। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में इसमें फर्दर प्रोसेसिंग की और इसमें कुछ हमारी फर्दर कॉस्ट लगी। सपोज यहां फर्दर कॉस्ट लगी है $40,000। ओके, और बी के फर्दर प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट लगी है वो लगी है फॉर एग्जाम्पल $1 लाख। ओके, नाउ अभी तक जब हमने फर्स्ट लिया सेल वैल्यू, तो हमने क्या किया, इस 1 लाख को हमने 2 लाख और 2,50,000 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। फिर सेकंड हमने लिया यूनिट्स के बेसिस पर, तो हमने देखा ए की यूनिट्स कितनी आई है, ये आई थी 6,000 यूनिट्स और बी की यूनिट्स आई थी 4,000 यूनिट्स। तो हमने सेकंड मेथड में यूनिट्स के बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन कर दिया। नाउ हम थर्ड मेथड देख रहे हैं, और थर्ड मेथड है हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। तो एनआरवी मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों की एनआरवी निकालेंगे, ए एंड बी दोनों प्रोडक्ट्स की एनआरवी निकालेंगे। और एनआरवी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे इनकी सेल वैल्यू। ठीक है, अब सेल वैल्यू क्या है, दोनों की सेल वैल्यू है 2 लाख और इसकी सेल वैल्यू है 2,50,000। हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो देखिए
जॉइंट कॉस्ट में कुछ फर्दर कॉस्ट ऐड हुई, फिर उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके सेल वैल्यू पर पहुंचे। अब हमें क्या मालूम है, हमें प्रॉफिट तो पता नहीं लेकिन हमें फर्दर कॉस्ट पता है, तो सेल वैल्यू में से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, फर्दर कॉस्ट। फर्दर कॉस्ट इसकी लगी है 40,000 ए की, और प्रोडक्ट बी की लगी है $1,00,000। तो अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। इसकी नेट रियलाइजेबल हो गई 1,60,000 और यहां पर बी की हो गई 1,50,000। अब जो हम जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे वो इस 160 और 150 यानी 16:15 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जॉइंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, ये होगी 1,00,000 इंटू 16 डिवाइड बाय 31, ये जॉइंट कॉस्ट हो जाएगी 51,613, 51,613, और यहां पर हो जाएगी 48,387। ये हो गई है जॉइंट कॉस्ट ऑफ बी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एनआरवी निकाला और एनआरवी के रेशियो में हमने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन किया है। और एनआरवी कैसे निकालते हैं, सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारी आ जाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, और इस नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या क्या देखा इसमें, देखिए यहां तक अभी हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट, क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट। तो क्या होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, किसी भी प्रोसेस में जब एक सेम कॉमन प्रोसेस में हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग होती है और एक पॉइंट के बाद वो प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। उसके बाद में जब प्रोडक्ट सेपरेट होते हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, उन्हें आप मेन प्रोडक्ट कह सकते हैं, मार्केट में उनकी इक्वल सेलेबल वैल्यू है, तो वो क्या कहलाएंगे, जॉइंट प्रोडक्ट कहलाएंगे। वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इक्वल वैल्यू नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स की मेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लो वैल्यू है, लो इंपॉर्टेंस के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, बाय प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हमने लिया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, ये सब आपके क्रूड ऑयल से बनते हैं, मार्केट में सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो वो क्या कहलाते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट कहलाते हैं। वही अगर हम लोग शुगर कैन बना रहे हैं तो शुगर कैन की से हम शुगर कैन का जूस बना रहे हैं, तो शुगर कैन का जूस मेन प्रोडक्ट हो गया, और जो स्क्रैप निकल के आ रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा बाय प्रोडक्ट कहलाता है, क्योंकि जो स्क्रैप है वो एज कंपेयर टू जूस लो वैल्यू का है, रिलेटिवली लो इंपॉर्टेंस का है। ओके, या फिर अगर हम वुड से फर्नीचर बना रहे हैं तो वुड से फर्नीचर बनाते वक्त वाइट बहुत ही फाइन डस्ट पार्टिकल्स निकल कर आते हैं वुड के, वो डस्ट पार्टिकल्स की वैल्यू मार्केट में बहुत ही रिलेटिवली लो होती है एज कंपेयर टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर बनाते वक्त इंसिडेंटली वो निकल कर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉडस्ट बोलते हैं, और वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू फर्नीचर, उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ही लो वैल्यू होती है। तो क्या हो गया, ये आपका बाय प्रोडक्ट हो गया। दोनों का डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का। क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पढ़ने का हमारा एक जो मेन इंटेंशन है, वो इंटेंशन क्या है, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जॉइंट प्रोडक्ट में जो कॉस्ट होती है, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले की जो कॉस्ट होती है जिसे हम जॉइंट कॉस्ट कहते हैं, उसका अपॉर्शनमेंट ऑन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट ये किस तरीके से किया जाए, इसके लिए हमें 3 मेथड्स गिवन है। तो ये 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, ये 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया इस तीनों मेथड्स को समझने के लिए। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक हमारी जो जॉइंट कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 1 लाख यूनिट्स। 2 प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, दोनों जॉइंट प्रोडक्ट हैं ए एंड बी। अगर हम यूनिट्स देखें तो उसकी 6000 4000 यूनिट्स हैं, लेकिन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल वैल्यू है उनकी 2 लाख एंड 2,50,000। और सेल वैल्यू के वक्त पर जो उन पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 40,000 एंड 1 लाख। दीज आर द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो अगर हम लोग पहला मेथड लेते हैं सेल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो क्या होता है, जो सेल वैल्यू है उसके रेशियो में आप इस जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन कर देते हैं
जॉइंट प्रोडक्ट्स पर। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि जॉइंट कॉस्ट को यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर होकर आई हैं उन यूनिट्स के बेसिस पर डिवाइड कर दो, अपॉर्शन कर दो। तो ये सेकंड मेथड हो जाता है। और थर्ड है NRV मेथड, यानी दोनों की नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालें और जॉइंट कॉस्ट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू की रेशो में अपॉर्शन कर दें। व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारी क्या जाती है? NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है। सो आइए इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। Allison Plex produces two products X and Y in a single joint process। तो एक सिंगल जॉइंट प्रोसेस में दो प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं X and Y। लास्ट मंथ द जॉइंट कॉस्ट वॉज $75,000 when 10,000 units of product X and 15,000 units of product Y were produced। तो देखिए क्या बता रखा है, एक जॉइंट कॉस्ट है जिसमें जॉइंट प्रोसेस में, यहाँ हम एक डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज द जॉइंट प्रोसेस, ओके, ये जॉइंट प्रोसेस है। जॉइंट प्रोसेस में जो जॉइंट कॉस्ट लगी वो लगी है $75,000। सो जॉइंट कॉस्ट कितनी है? $75,000। दिस इज द जॉइंट कॉस्ट। यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं X एंड Y, ओके, दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं X एंड Y, ओके। यूनिट्स कितनी बन रही है? 10,000 एंड 15,000 यूनिट्स। तो X की यूनिट्स हैं 10,000 यूनिट्स और Y की है 15,000 यूनिट्स, राइट। Additional processing cost were $15,000 for product X and $10,000 for product Y. This is additional processing cost. तो additional processing cost यानी further processing cost X के लिए है $15,000 और Y के लिए है $10,000, ओके। प्रोडक्ट X सेल्स फॉर $10 एंड प्रोडक्ट Y सेल्स फॉर $5। इसकी सेल वैल्यू क्या है? $10 पर यूनिट और इसकी सेल वैल्यू कितनी है? $5 पर यूनिट, ओके। टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 10 दैट इज $1 लाख एंड 15,000 इंटू 5 यानी कि $75,000 टोटल सेल वैल्यू हो गई। ये सेल वैल्यू हो गई, ओके। सो दिस इज द होल क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये डायग्राम से ही क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। जॉइंट कॉस्ट 75,000 है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट X की है 15,000 एंड Y की है $10,000। यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर हो रही है X की 10,000 यूनिट्स, Y की 15,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $10, $5 पर यूनिट। टोटल सेलिंग प्राइस देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? यूनिट्स 10,000, $10 पर यूनिट यानी $1 लाख, 15,000 यूनिट्स $5 पर यूनिट यानी कि $75,000। अब क्वेश्चन में करना क्या है? द जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन, मतलब ये जो जॉइंट कॉस्ट है इसको अलोकेट करना है टू प्रोडक्ट्स X एंड Y यूजिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड यूज करते वक्त जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है। तो आइए हम लोग NRV निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ NRV यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, दोनों हम यही करने जा रहे हैं। अब NRV किस तरीके से निकालते हैं वो अभी हमने फॉर्मेट देखा था उसका। दिस इज प्रोडक्ट X Y। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सेल वैल्यू लेंगे। तो सेल वैल्यू कितनी है X की? इट इज $1 लाख और Y की है $75,000। NRV के लिए क्या करते हैं? सेल में से हम सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिडक्ट करते हैं। एंड व्हाट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट? $15,000 फॉर X एंड $10,000 फॉर Y।
तो ये $15,000 और ये है $10,000। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, NRV। तो यहाँ पर NRV आएगी 85,000 और यहाँ पर आएगा 65,000। नाउ अब ये जो जॉइंट कॉस्ट है 75,000, इसको हम NRV के रेशो में अपोर्शन करेंगे। तो जॉइंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी फॉर एक्स, 75,000 इंटू 85 अपॉन 150 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 42,500। एंड y के लिए कितनी हो जाएगी, y के लिए देखिए 75,000 इंटू 65 अपॉन 150, ये हो जाएगी 32,500। सो यही हमें करना था, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड यूज करते वक्त हमारी जो कॉस्ट आ गई है वो जाएगी 42,500 एंड 32,500। ओके, चलिए चेक करते हैं, ये रहा। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन यूजिंग NRV मेथड, ये हमारा हो जाएगा 42,500 एंड 32,500 ऑन एक्स एंड वाई। सो बच्चों, आप लोगों को ये पूरा समझ आया होगा जॉइंट कॉस्ट का पार्ट। ओके, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको दोनों रिमेनिंग दोनों मेथड यानी सेल वैल्यू मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड भी समझ आया होगा। अभी हम इन दोनों मेथड्स पर और क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।